राजनीति और जन मुद्दों की राजनीति बात करने के लिए आज इस दौर में जब कहीं भी कि जहां हर मंच बंधा हुआ है वह किसी न किसी तरह से एक सोच के अधीन है, उस समय में ऐसे विकासशील राजनीति की बात करना और मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग आइफा को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइपा मंच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन विकासशील राजनीति समेत क्षेत्र में समस्या और उसकी विकास की बात करने वाला एकमात्र मंच आइपा मंच। ऐसे में जिस तरीके से जो है कि 2022 का भी चुनाव नज़दीक में है और साथ ही साथ जिस तरीके से आइपा द्वारा लगातार विकासशील राजनीति की बात की जाती है और उन्हीं मुद्दों को यहाँ पर रखा भी जाता है और क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा जाता है। ऐसे में हम आज मौजूद हैं अनपरा क्षेत्र में, जहाँ पर जो है कि काफ़ी वर्षों से जो है कि राजनीति में भी अपनी कदम बना करके रखे और लोगों की मदद भी हमेशा करते रहते हैं। ऐसे शख्स के से आज रूबरू कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अंकुश जी। हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से उनके द्वारा जो है कि कब से इस तमाम चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जगा। सबसे पहले तो आइपा मंच द्वारा आपको मंच दिया जा रहा है और विकासशील राजनीति की बात आइपा मंच द्वारा किया जाता है, कैसा है? इसके लिए हम लोग आइफा मंच को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आइपा मंच द्वारा विकासशील राजनीति की हमेशा बात की जाती है और देश के विकास को लेकर के जो राजनीति की जाती है उसकी हम चर्चा करते हैं। बिल्कुल, देश का विकास लोगों के ही विकास से होना है, तो विकासशील राजनीति से तात्पर्य लोगों के विकास से ही है। कहीं ना कहीं वो अंत में आके गणतंत्र की है विकास की बात होगी। सबसे पहले मेरा ये सवाल होगा कि आप छोटी सी उम्र में किस तरीके से आप पढ़ाई ख़त्म हुआ, उसके बाद किस तरीके से क्या कुछ काम प्रारंभ करने के बाद मैंने ये भी देखा कि आप आरटीआई के भी काम ज़्यादा करते हैं और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आप लोगों को हर तरीके से संभव मदद करना चाहते हैं। किस तरीके से क्या था इसके बारे में प्रारंभ से बताएं। दरअसल मैंने डिप्लोमा की पढ़ाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीधी से पूर्ण की है। मैं वहाँ से पढ़ के आया। उसी समय हमारे यहाँ चूँकि हम लोगों को, मैं खुद एनसीएल ककरी का विस्थापित हूँ और हमारे यहाँ एक ओवरबर्डन कंपनी आई थी, उसमें मैं रोज़गार मांगने के लिए गया। दरअसल मैं जब अपना लेटर लेके गया तो वहाँ से मुझे ये कह दिया गया कि ये कंपनी यहाँ काम करने आई है, रोज़गार देने नहीं आई है। उसके बाद मुझे ऐसा खुद को इतना दोषी फील हुआ कि हमारी ज़मीन पे ये परियोजना है और जब मेरे जैसे आदमी को जो इतनी जानकारी रख के यहाँ आया है अगर उसको इस तरह कर दिया जा रहा है तो अन्य लोगों के साथ क्या स्थिति होगी, जो अनपढ़ हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो अशिक्षित न हैं, उनको रोज़गार आखिर कैसे मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने फिर विस्थापितों के हित की दशा में काम करना शुरू किया और अभी तक वो जो सन 2017 से दौड़ शुरू हुई वो अभी तक चल ही रही है और वो सतत जारी रहेगी। आप ओबरा विधानसभा और दुद्दी विधानसभा दोनों के बीच में रह रहे हैं और आगामी 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, तो यहाँ ज्वलंत मुद्दे क्या कुछ हैं? किस तरीके से लग रहा है कि यहाँ जो है कि मुख्य समस्याएँ क्या हैं यहाँ की दोनों विधानसभाओं की, क्योंकि आप दोनों विधानसभा में जाते रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं वो डिब्रूगंज से लेकर शक्तिनगर का क्षेत्र पूरा औद्योगिक संस्थाओं का क्षेत्र है और यहाँ सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पे जैसे कहीं किसान होते हैं, कहीं आदिवासी होते हैं, उसी तरह यहाँ विस्थापित एक वर्ग है। यहाँ सबसे ज़्यादा विस्थापित है। यहाँ सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं इन परियोजनाओं, एनसीएल की 4 परियोजनाएं, एनटीपीसी की 1 परियोजना, अनपरा तापी परियोजना, इन परियोजनाओं के विस्थापित परिवारों का लंबित पुनर्वास, परियोजनाओं के स्थापित होने के 40 साल बाद भी आज तक सारे के सारे विस्थापितों को, चाहे वो किसी परियोजना के हों, उनको पुनर्वास नहीं मिल पाया है। दूसरी समस्या, इन्हीं परियोजनाओं में यहाँ के विस्थापितों को रोज़गार नहीं मिलता है। एनसीएल हो चाहे अनपरा हो, अनपरा में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती नहीं मिलती है, जबकि क्या हमारे यहाँ का विस्थापित डंडा लेके गेट पे खड़ा नहीं हो सकता है, कहीं वॉच एंड वार्ड में नहीं लग सकता। एनसीएल में सीएचपी जैसे कामों में नौकरी नहीं मिल रही है। अभी हाल में ही कुल मिलाकर बेरोजगारी का यहाँ मुख्य मुद्दा बेरोजगारी। इसके अलावा क्या कुछ है? इसके अतिरिक्त तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ, चाहे अनपरा हो चाहे एनसीएल हो, इन दोनों परियोजनाओं ने ज़मीन अधिग्रहित करके बड़े पैमाने पर ज़मीन को डिनोटिफिकेशन हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। न उन ज़मीनों का प्रतिकर दिया गया, न पुनर्वास दिया गया, लेकिन वो ज़मीनें आज भी अभिलेखों में एनसीएल एवं अनपरा के नाम पे हैं। और आज जब ज़रूरत पड़ती है तब चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे एनसीएल हो, चाहे अनपरा हो, उसको अपने सदुपयोग में ला रही है। लेकिन जब विस्थापित प्रतिकर पुनर्वास की बात करता है तो ये कहते हैं कि यह निष्प्रयोज ज़मीन है, हमने इसे डिनोटिफिकेशन हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है। अभी हाल ही में कृष्णशिला में ऐसी
ज़मीनों के ही मामले को लेकर बहुत दिन विवाद चलता रहा और अभी भी औड़ी शक्तिनगर मार्ग का निर्माण कार्य इसी के चलते वहाँ रुका हुआ है। यह एक ज्वलंत इशू है और इन तीनों मुद्दे इस विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र की ओर से ज्वलंत मुद्दे और प्रभावित करेंगे। जो भी प्रत्याशी इन मुद्दों पर मुखर प्रखर होगा या बात करेगा उसी को जनता यहाँ साथ देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ये भी देखा था कि मकरा, जैसे जो ओबरा विधानसभा का मकरा गांव है, वहाँ पे काफ़ी अज्ञात बीमारी के कारण मौतें हो गई थी। तो वहाँ किस तरीके से क्या कुछ था और किस तरीके से आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा क्या कुछ मदद था? मकरा में जो था दरअसल वो था मलेरिया और दूषित पेयजल के कारण मलेरिया अपनी भयावह स्थिति में थी, जिसके कारण 40 से 50 लोगों की मौत हुई थी। चूँकि हम लोगों का मुख्य काम लोगों को जो है विधिक सहायता देना। तो मकरा में जिस तरीके से जो मौतें हो रही थी उसका मुख्य किस तरीके से और क्या कुछ उसके बाद कार्यवाही सरकार द्वारा की गई? वहाँ मलेरिया दूषित पेयजल के कारण भयावह स्थिति में आया था। जब मलेरिया प्रारंभ में हुआ तो वहाँ उसकी रोकथाम हेतु कोई उपाय नहीं किए गए, जिसके कारण मकरा में बहुत ही दुखद 40 से 50 लोगों की मौतें हुई। जिसके बाद हम लोगों ने मुख्य सचिव और महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इस मामले पर हस्तक्षेप किया जाए। जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम और राज्य शासन स्तर से टीम आई थी और उसकी अनुशंसा के अनुसार आज मकरा में हम लोगों ने जो भी प्रयास किया, उसके बाद मकरा में शुद्ध पेयजल हेतु RO से प्लांट स्थापित करने की कवायद हो रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने एक विशेष योजना बनाकर दी है कि यहाँ किस प्रकार से लोगों को मतलब मलेरिया या मच्छर जनित रोगों पर कैसे प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके। इसके लिए पूरे सोनभद्र में एक विशेष योजना बनाई है और आगे इस पे काम होने वाला है। कोविड का भी एक भयावह दौर था। कोविड के दिनों में क्या कुछ किस तरीके से किया गया था? कोविड के दिनों में जो कोविड के दरमियान सबसे ज़्यादा विसंगतियाँ थी, उस दरमियान ये थी कि लोग अपने घरों में थे, उनके पास खाने पीने की असहायताएँ थीं। उस दरमियान हम और हमारी टीम के हम लोगों ने अपने यहाँ से जन सहयोग से, जनता के आम जन के ही सहयोग से, जो लोग सक्षम थे, जो लोग उस समय सहयोग करने में सक्षम थे, उनके सहयोग से हम लोगों ने फूड किट का वितरण किया था। और आगे जब भी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो एक सामाजिक दायित्व होने के नाते हम ऐसा सहयोग करने का प्रयास करेंगे। आपको आईपा द्वारा मंच दिया गया, कैसा महसूस हो रहा है? जिस प्रकार से विकासशील राजनीति की बात हमेशा किया जाता है, विकासशील राजनीति और जन मुद्दों की राजनीति बात करने के लिए आज इस दौर में जब कहीं भी जहां हर मंच बंधा हुआ है वह किसी न किसी तरह से एक सोच के अधीन है, उस समय में ऐसे विकासशील राजनीति की बात करना और मुद्दों को उठाने के लिए हम लोग आईपा को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो आईपा मंच की लगातार खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार आईपा मंच की तमाम खबरों को देखते रहें। सोनभद्र से प्रवीण पटेल।